सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से, जिसमें हम समझने वाले हैं एक ऐसी चुनौती के बारे में जो कि इतनी बड़ी चुनौती है हमारे भारत के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। आज़ादी के बाद से जो भी सरकार आई, उन्होंने सब ने इस चुनौती को, इस समस्या को हटाने की बात कही, लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी ये समस्या जस की तस बने खड़ी हुई है। और जानते हैं ये समस्या कौन सी है? ये समस्या है निर्धनता, यानी कि गरीबी। तो आज जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो भी यही है, निर्धनता एक चुनौती। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गांवों में भूमिहीन कृषि मजदूर, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, दैनिक मजदूरी वाले यानी जो रोज दिहाड़ी मजदूर जिन्हें बोलते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं। यानी ऐसे लोग जो आपके आसपास आपको खूब नज़र आते हैं और देखिए ना कि वो बेचारे अपनी जो रोज़ाना की ज़रूरत हैं उनको भी नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही गरीब होते हैं और उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने कम से कम हमें इतना तो दिया है कि हम अपनी जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये भी जानता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस प्राकृतिक आपदा, जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के चलते जो है, अब हमारे सामने भी ये निर्धनता धीरे धीरे एक चुनौती बनती जा रही है। तो इस चुनौती को ही हमें दूर करना है। तो चलिए पहले तो हम जानते हैं कि निर्धनता क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, उन जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो क्या नहीं कर पाते और कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार होता है। तो निर्धनता का अर्थ सबसे पहले जानेंगे कि निर्धनता का क्या अर्थ है। निर्धनता का अर्थ है भुखमरी और आश्रय का ना होना। भुखमरी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपना 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता, और आश्रय का ना होना यानी जिसके सर पर कोई छत ही नहीं है, उसके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है कि जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या फिर कोई बीमार आदमी अपना इलाज भी नहीं करवा पाता, तो ऐसा व्यक्ति निर्धन व्यक्ति कहलाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव और असहायता की भावना के साथ जीना भी है। ना केवल ये स्थिति कि माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे या अपना कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, बल्कि जिनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा, यानी पीने का, कम से कम पीने का तो साफ पानी मिले, वो भी नहीं मिल पा रहा, और उनके आसपास कोई साफ सफाई की सुविधा भी नहीं है, नियमित उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और न्यूनतम शालीनता स्तर का मतलब है कि जो एक अपेक्षा की जाती है कि हमारे साथ इतना तो कम से कम व्यवहार अच्छा हो, वो भी ना मिल पाए। और असहायता की भावना के साथ जीना, यह भी निर्धनता ही कहलाती है। निर्धन लोग ऐसी भी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता, और देखिए ना कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई बेचारा निर्धन व्यक्ति है और अगर वो किसी के घर के आसपास भी घूम रहा है तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे वो कोई अपराध करने वाला है। तो देखिए उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। फिर इसके बाद है कि आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर,
कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। और आपको मैं बताऊं, जो जैसे विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान विषय के वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के भी वैज्ञानिक होते हैं। तो उनकी दृष्टि में इस निरक्षरता का जो अर्थ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी या आश्रय का ना होना है, या ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि में और क्या क्या जो है निर्धनता के अर्थ में आता है, वो है कि आय और उपभोग के स्तर के साथ निर्धनता को अब निरक्षरता स्तर, यानी अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है, अनपढ़ है, तो वो भी निर्धनता के दायरे में आता है। फिर कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी का मतलब होता है कि उनके बच्चों को जो है सही ढंग का पोषण नहीं मिल पाता, तो जिसके कारण उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो कमी, तो ऐसे लोग भी निर्धन कहलाते हैं। जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, रोजगार नहीं है, और उनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा या साफ सफाई उनके आसपास नहीं हो पा रही, तो ये सारे भी जो सामाजिक सूचक हैं, इनका ना होना भी निर्धनता के अर्थ में ही आता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है। तो ये टॉपिक है सामाजिक अपवर्जन। ये सामाजिक अपवर्जन का क्या मतलब होता है? देखिए, सामाजिक का मतलब होता है यानी जो समाज की ओर से किया जाता है, यानी सामाजिक यानी समाज में रहकर, और अपवर्जन का मतलब होता है किसी को अपने से दूर रखना, किसी को ऐसी सुविधाओं से वंचित रखना जो कि हम तो कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं करने दे रहे उनका सुविधाओं का उपयोग। तो इसका क्या मतलब है कि इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित यानी कि अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में ही दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो देखिए, आप भी समझिए, मान लीजिए कहीं एक क्षेत्र में केवल बंगले ही बंगले हैं और बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो क्या कोई बेचारा निर्धन व्यक्ति या जैसे झुग्गी वाला व्यक्ति, क्या वो उनके बीच जाके रह सकता है? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हें अपवर्जित कर देते हैं, उन्हें उस समाज से अलग रहने पर विवश कर देते हैं, और फिर वो व्यक्ति केवल जो उनके जैसे ही व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति, उनके साथ ही उन्हें मजबूरी में निकृष्ट वातावरण यानी बिल्कुल निम्न वातावरण में रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अब आप ही बताइए कि जब वो निर्धनों के बीच में ही रहेगा तो वो अपने उत्थान के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में कैसे सोच पाएगा, क्योंकि उसको जो है वो सुविधाएं ही नहीं मिल पाएंगी, और जब वो उसको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो वो और निर्धन होता जाएगा। इसलिए ये सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे तो करते हैं, यानी इसके माध्यम से या तो वो व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति या निर्धन व्यक्तियों का समूह उन सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाता जो दूसरे लोग तो सुविधा ले रहे हैं लेकिन वो नहीं ले पाते। और फिर भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को तो समान अवसरों से भी अपवर्जित रखा जाता है। यानी कि देखिए ना कि भारत में अभी भी बहुत जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बहुत सारी जातियों के लोगों को क्या किया जाता है कि जो बाकी सब लोग हैं सब लोग उन अवसरों का प्रयोग कर रहे हैं, उन अवसरों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन कुछ खास जाति वाले व्यक्तियों को उनसे दूर रखा जाता है। तो ये होता है सामाजिक अपवर्जन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है असुरक्षा। ये सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस लेसन के। असुरक्षा क्या होती है कि निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा स्त्री या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। देखिए, असुरक्षा का क्या मतलब होता है। असुरक्षा एक ऐसी भावना है, माप कह लीजिए, या एक ऐसी भावना है जो खास तौर से जैसे कुछ विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूह हैं, वो क्या है, वो तो जंगलों में रहते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कोई विधवा स्त्री या फिर कोई बेचारा जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है। अक्सर ऐसा क्या होता है, अक्सर ऐसा ही देखने में आता है कि या तो वो जो है निर्धन होता है, या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में वो
और निर्धन हो जाए तो ऐसी संभावना थोड़ी सी अधिक रहती है, और इसे ही हम असुरक्षा की भावना कहते हैं। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। और इस असुरक्षा का निर्धारण कैसे होगा? यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका कोई एजुकेशन लेवल नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है आपके पास, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं है, और फिर जीविका खोजने का मतलब है कि आपके पास कोई रोजगार के अवसर नहीं है, तो मतलब वही कि आप कमाने के लिए आपके पास कोई भी अवसर नहीं है, तो इन सब से असुरक्षा का निर्धारण होता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपके लिए वो असुरक्षा ज़्यादा होगी, यानी निर्धनता आपके लिए जो है वो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में भी जब लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे फिर कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। अब आप समझे? देखिए, ये तो था ही जो अभी हमने बात की, लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जब लोगों के लिए बुरा समय आता है तो ये निर्धनता के प्रति जो असुरक्षा की भावना है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मैं बार बार आज के माहौल में, आजकल के जो माहौल में उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि आप देखिए, ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। इसको हम प्राकृतिक आपदा कहें या कुछ भी कहें, कि जो कोविड-19 फैल रहा है या कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बुरा समय आ गया है, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही, उनके जो 2 वक्त का भोजन है वो भी जुटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसी भावना को कि हम आगे भविष्य में और अधिक निर्धन ना हो जाएं, इसी भावना को हम असुरक्षा कहते हैं। चलिए चलते हैं अब अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जो है निर्धनता रेखा। ये निर्धनता रेखा क्या होती है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी आय यानी जो आमदनी का स्तर उससे भी नीचे गिर जाए, यानी उसकी आमदनी इतनी कम हो कि जो उसके जीवन जीने के लिए मूल आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो पूरी ना कर पाए, तो हम उस व्यक्ति को निर्धन मानते हैं। ठीक है। फिर मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। और ये भी ये होता है कि देखिए, जैसे भारत में जो मूल आवश्यकताएं कुछ और हो सकती हैं, अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहाँ की मूल आवश्यकताएं कुछ और हो सकती हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर निर्धनता को मानने का जो पैमाना है वो भी अलग अलग है। जैसे हमारे देश में अलग है और किसी और देश में अलग है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। तो जो ये निर्धनता रेखा होती है ये भिन्न भिन्न हो सकती है। अब ये निर्धनता रेखा है क्या? प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। रेखा मतलब लाइन नहीं खींचता, बल्कि एक इमेजिनरी एक लिमिट को सेट करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी लिमिट डिसाइड की जाती है। तो वो कैसे डिसाइड की जाती है कि अगर उससे नीचे होगा व्यक्ति तो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा, और यदि उतनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। यानी जब भारत में निर्धनता रेखा सेट की जाती है तो ये देखा जाता है कि उसके लिए खाने के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें वो हैं या नहीं, वो कपड़े मतलब वो स्तर नापा जाता है, जैसे कपड़ों के स्तर से, जूतों के स्तर से, कि उसके पास लाइट है या नहीं है, उसके पास शिक्षा के अवसर हैं या नहीं, स्वास्थ्य के अवसर हैं या नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही निर्धनता रेखा
का निर्धारण किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी हम निर्धनता रेखा को एक तो हम आय के स्तर से नापते हैं कि भाई इतनी आय होनी चाहिए तब तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है, नहीं तो निर्धनता रेखा से नीचे है। और जो दूसरा आधार होता है वो कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है, यानी कि एक व्यक्ति को अगर दिन में इतनी कैलोरी मिलती हैं खाने से तब तो वो जो है निर्धनता रेखा से ऊपर है, वरना वो निर्धनता रेखा से नीचे है। तो खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। और आयु, लिंग यानी औरत या आदमी, और काम करने की प्रकृति यानी क्या काम कर रहे हैं, इसके आधार पर भी कैलोरी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो जो देखिए कैसे बदलती रहती हैं, जैसे भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी एक दिन में मिलती हैं खाने से, तब तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर नहीं मिल पाती तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र यानी नगरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से कैलोरी के आधार पर जो है निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। गांवों में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर शारीरिक कार्य ज़्यादा होता है, नगरीय क्षेत्रों में मानसिक कार्य ज़्यादा होता है। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं? तो निर्धनता के लक्षण हैं, पहला भुखमरी। भुखमरी का मतलब है जब व्यक्ति अपने 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता तो उसे हम भुखमरी कहते हैं। और दूसरा आश्रय का ना होना, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास रहने की कोई जगह नहीं होती। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, यानी लोग क्या क्या चीज़ नहीं कर पाते। तो उसका पहला पॉइंट है कि माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। दूसरा पॉइंट है कि जो बीमार आदमी होता है वो अपना इलाज नहीं करवा पाता। फिर तीसरा पॉइंट है कि जैसे गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले लोग अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो ये इस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है। ये हमने पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं, क्योंकि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोग यानी अमीर लोगों से अपवर्जित अलग यानी कि अलग रहकर जो है केवल निकृष्ट वातावरण, निकृष्ट का मतलब निम्न वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। फिर सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं और जो अवसर होते हैं उनसे वो अपवर्जित रहते हैं कि जिनका उपभोग जो है वो दूसरे तो करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से वंचित भी रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। देखिए अगर आप इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। फिर है निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है और ये आयु, लिंग और काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो इस तरह से भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन या निर्धारण किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार लिखिए। सामाजिक का मतलब है कि उसके साथ समाज में जो अच्छा व्यवहार नहीं होता, आर्थिक का मतलब रुपए पैसे से संबंधित। तो इसका पहला जो कारण है वो क्या है कि निर्धनता के कारण माता पिता जो है अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते, विद्यालय नहीं भेज पाते। दूसरा क्या है कि निर्धन व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाता।
फिर तीसरा है कि निर्धनता के चलते नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी होता है। यानी देखिए कि किस तरह से आर्थिक चुनौती बन रही है कि नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा और न्यूनतम शालीनता स्तर उसके साथ बिल्कुल शालीनता मतलब अच्छा व्यवहार नहीं हो पा रहा। और निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। तो ये हो गई सामाजिक चुनौती। तो देखिए किस तरीके से निर्धनता हमारे लिए सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है। तो ये थे हमारे वर्कशीट और प्रश्न उत्तर। तो मेरे अगर इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।